हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे सम आईआईटी एंड नीट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्लक्स एंड डाइपोल। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम is placed on the xy plane with its center a/2। ठीक है, एक डिस्क है, ये फिगर दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, xy प्लेन में, ये x प्लेन है, ये y है। इस xy प्लेन में यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे ये डिस्क रखी हुई है आपके पास, जिसका ओरिजिन क्या -a/2 0 0। तो इधर लेंगे ना, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये डिस्क दे रखी है जिसका सेंटर कितना है -a/2 0 0। A rod of length A carrying a uniform distributed charge 8 कूलम। एक रोड है ये जिसकी लेंथ कितनी है A है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 8 कूलम। इस पे, इस पूरी रोड पे चार्ज कितना है, A डिस्टेंस में चार्ज कितना आपका 8 कूलम। इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, किस में रखी हुई है, ऑन द एक्स एक्सिस। फ्रॉम a/4 टू -a/4, a/4 से -a/4, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये a/4 है और ये जो पॉइंट है ये कितना है, -5a/4 है आपका। टू चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 0 एंड -3a/4 a/4 0। दो पॉइंट चार्जेस है, -7 कूलम और ये वाला 3 कूलम, ये दे रखा है फिगर में। ठीक है, ये a बाई कितने पे रखा हुआ है, देखो a/4 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव और y एक्सिस में -a/4। ठीक है, इंटू 0। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 7 कूलम चार्ज। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट बाहर है ये। ठीक है, 3a/4, ये जो 3 कूलम है ये कितने पे है, 3a/4 -3a/4। तो ये तो आउटसाइड चला गया आपका। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस बाय 6 सरफेसेस। एक क्यूब को कंसिडर करिए जिसके सरफेसेस कितने आपके 6 है। ठीक है, x इज इक्वल टू ±a/2, मतलब इधर भी डिस्टेंस a/2 है और इधर भी कितनी आपकी a/2 है, y में भी और z में भी। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब सरफेस। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? इस क्यूब सरफेस में से कितना फ्लक्स आपका जाएगा वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ, अभी लिख लिया होगा सबने। तो देखिए अभी सोल्व करते हैं इसको। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आपके पास मैं ऊपर बना देती हूँ। ये क्यूब है एक, ठीक है। देखो इसकी पूरी लेंथ ये a/2 है, पूरी लेंथ ओरिजिन से कितनी है ये a/2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, a/4। यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा आपका a/4 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका a/2। ठीक है, तो सबसे पहले रोड के बारे में बात कर लेते हैं। जो रोड जो है वो a/4 से 5a/4 तक रखी हुई है। ये पॉइंट उसका 5a/4 है और ये पॉइंट उसका a/4। ठीक है, लेकिन रोड जो क्यूब के अंदर आई वो सिर्फ कितनी बाई, a/4 से a/2 तक ही आई, मतलब कि a/2 माइनस a/4, 4 एलसीएम 2a माइनस a, मतलब a/4। ठीक है, रोड का चौथा हिस्सा आएगा यहाँ पे। रोड का 1/4 पार्ट जो है, टोटल लेंथ कितनी है रोड की, a है। ठीक है, तो आपके पास रोड का 1/4 जो है वो आपके क्यूब के अंदर है। तो देखो पूरी रोड जो है a लेंथ की, ठीक है, उस पे चार्ज कितना है, 8 कूलम। तो अगर मैं मिड से बात करूं तो हाफ पे कितना हो गया, a/2 और a/2 में कितना हो जाएगा, यहाँ इधर भी 4 कूलम और इधर भी कितना हो जाएगा, 4 कूलम। ठीक है, दोनों साइड 4 कूलम हो जाएगा। अब देखो यहां से ये वाला पॉइंट इधर, अब a/2 का भी हाफ, a/2 का हाफ कितना होगा, a/4। a/2 का भी हाफ कितना होगा आपका, a/4। तो ये रीजन कितना है आपका a/4। तो a/4 में कितना हो जाएगा, 2 कूलम 2 कूलम।
ठीक है, तो चार्ज ड्यू टू रोड इन द क्यूब कितना है आपका 2 कूलम। कितना चार्ज आपका यहाँ पे 2 कूलम। अब देखो एक स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पे, ये स्फीयर, ठीक है, जिसके सेंटर कितने हैं -a/2 0 0, ठीक है। तो देखो इधर है ना, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, इधर आपका ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पूरी जो रोड है, ये पूरी यहाँ पे ये कंप्लीट जो स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर का चार्ज कितना है 6 कूलम। तो देखो जो क्यूब के अंदर तो सिर्फ इसका कितना चार्ज अंदर है 3 कूलम है ना, 3 कूलम बाहर है और 3 कूलम क्या हो क्यूब के अंदर वाले सरफेस पे आया, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आपके पास कह रहा है यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है a/4 पॉइंट पे, ये जो दिखा रखा है इसने a/4 पे जो चार्ज रखा हो कितना -7c कूलम, ठीक है। और एक 3a/4 ये कहीं बाहर है, तो 3a/4 तो ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सिर्फ हम जो बॉडी के अंदर इनसाइड जो चार्जेस हो गए उनको क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब पूछा गया फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होगा फाई इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है Q इनसाइड, Q इनसाइड कि बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना अनक्लोज है, मतलब इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना अनक्लोज यहाँ पे होगा। हाँ बेटा देखो आगे, बेटा ये चीजें फोन आ जाते हैं कई बार। देखो Q फाई क्या होगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या चार्ज Q इनसाइड कितना होगा आपके पास Q इनसाइड, देखो ये रोड का कितना पार्ट है 2c कूलम, ठीक है, और ये तो अंदर है ही सारा क्यूब के अंदर ही है -7c कूलम, ठीक है। और देखो स्फीयर का कितना पार्ट है, सिर्फ ये तो बाहर है ना, और सिर्फ हमें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सिर्फ चार्ज इनसाइड द बॉडी लेना है, तो कितना होगा वो प्लस का 3c कूलम। तो कितना है ये 5 माइनस का 2c, तो फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा माइनस का 2c बाई एप्सिलॉन, ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, घुमाने के लिए था, बस आपको ये देखना था कंसेप्ट वाइज कि बॉडी के अंदर चार्ज कितना अनक्लोज है, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है उस कंसेप्ट से बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है, देखो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। समझ आया सबको ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, charges P, Q, R, S placed in the electric field in figure, shown in the figure। देखिए फिगर में दे रखी है आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे, ठीक है। ये 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं आपको ऐसे, ये P, ये Q, ये R और ये आपका S, ठीक है। कह रहा है आपसे ये Y ऐसे दे रखा ऊपर, आपसे कह रहा है आपके पास द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस में ऐसे, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पूछ रहे हैं आपसे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P Q R प्लेस्ड एट द पॉइंट, ये P Q R S प्लेस्ड एट द पॉइंट A0, प्लेस्ड एट द पॉइंट A B 0, A B और 0, और आपका दे रखा है 2A 0 0, 2A 0 0 और A माइनस B 0, A माइनस B 0, और S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 0 0 0
0। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अबव प्रोसेस। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, जो ये प्रोसेस आपको दे रखी है P से क्यू, क्यू से R, R से S, फिर से समझ लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको एक्स एक्सिस में, ये 4 पॉइंट दे रखे P, Q, R, S। ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में P से S के लिए, P से S तक आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आपके पास P पॉइंट से लेके S पॉइंट तक आपको वर्क डन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और P कोऑर्डिनेट कितना है, इतना, Q इतना है, R इतना है, और S इतना है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और F क्या हो जाएगा, QE। F क्या हो जाएगा आपके पास, QE। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन इस क्वेश्चन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी होती है आपकी, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड जो है आपकी चार्ज पे क्या होती है, आपको पाथ फॉरवर्ड बाय द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉरवर्ड बाय द सिस्टम। चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट S, इसलिए हम सीधा P से S की ये पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, PS डिस्टेंस को देखो क्या बन जाएगा आपके पास, P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है आपके, A, B, 0, और S के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 0, 0। P से S मतलब इधर तीर का निशान आएगा, तो मैंने कहा इधर वाले कोऑर्डिनेट्स को बता दूं, तो क्या लिखेंगे आप लोग, A माइनस 0 माइनस A, 0 माइनस A I कैप। ठीक है, 0 माइनस B J कैप प्लस 0 माइनस 0 K कैप। तो PS डिस्टेंस कितनी आई आपकी, माइनस A I कैप प्लस माइनस B J कैप प्लस 0 K कैप। ओके बेटा, PS डिस्टेंस आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपकी, अलोंग एक्स एक्सिस, EX I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिख दोगे, E I कैप या EX I कैप, कुछ भी लिख लो। ठीक है, EX लिख लो, EX इज इक्वल टू E इंटू I कैप। तो आप क्या बन जाएगा, Q, E की वैल्यू क्या लिखोगे, EX I कैप। ठीक है, डॉट S की वैल्यू लिख दो, माइनस A I कैप माइनस B J K कैप। ठीक है, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, Q E I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 माइनस आगे इंटू A, और I डॉट J क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। I डॉट J तो क्या हो जाएगा, 0, और I डॉट I वो क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स कितना होगा, सॉरी वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट QE। ऑप्शन में आपको QE भी दे रखा है, √2 भी दे रखा है, और प्लस में भी और माइनस में, तो ध्यान रखना आंसर कौन सा होगा, माइनस वाला QE। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 4 पॉइंट दे रखे थे आपके पास, P Q R S। इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन पूछ रहा था इस सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होगी पाथ फॉरवर्ड बाय द सिस्टम। सिर्फ वो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो P से S तक की पोजीशन हमने यहाँ से निकाल ली। इन दोनों को वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। ये वैल्यू मैंने रख दी, इसको सोल्व करा तो ये क्या मिल गया आपको यहाँ से, वर्क डन। समझ आया ये क्वेश्चन सब बच्चों को, क्लियर हुआ ये पॉइंट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द न्यूक्लियर चार्ज ZE इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R। ठीक है, एक न्यूक्लियस, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ZE। न्यूक्लियस के ऊपर वैसे पता है चार्ज कितना होता है आपका, ZE चार्ज होता है। द चार्ज डेंसिटी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
चार्ज डेंसिटी रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस शोन इन द फिगर। ये फिगर दे रखी है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। देन क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे यहीं पे। ये कह रहा है आपके पास क्वेश्चन के ए पार्ट में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू r इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू r इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर या 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई a। तो देखो ये क्या बता रहा है कि ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आपका Zd, ठीक है। यहां पे देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि इस पॉइंट तक जब r बराबर a है, ठीक है, इस डिस्टेंस तक जो आपके पास डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। डेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, देखो लाइन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली जा रही है। मतलब कि मैं स्फीयर के अंदर एक पॉइंट मान लूं a डिस्टेंस पे, तो उस a डिस्टेंस तक डेंसिटी कैसी आपके पास, कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसा है वहां तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एट r इज इक्वल टू a तक जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे इससे बाहर गए a से इधर, तो देखो डेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है वहां पे, क्योंकि डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो मतलब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म वहां पे नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि स्फीयर से बाहर जब हम इधर जा रहे हैं तो धीरे धीरे, जैसे मैं ऐसे बात कर लूं, ऐसे धीरे धीरे ये क्या होती जा रही, कम होती जा रही डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, धीरे धीरे डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। धीरे धीरे डेंसिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। समझ आया कि r इज इक्वल टू a के बाद, इस a के बाद इस स्फीयर तक न्यूक्लियस की, ठीक है, स्फीयर जो न्यूक्लियस इसकी डेंसिटी तो आपके पास r है, इसके रेडियस की आपकी r, और टोटल न्यूक्लियस पे चार्ज कितना Ze है। लेकिन देखो इस फिगर से समझना हमें, इसकी फिगर हमें दे रखी है, वो कह रहा है कि जो ये डेंसिटी है ना, ये इससे a डिस्टेंस तक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कांस्टेंट चल रही है ना, चेंज ही नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है। लेकिन a से जैसे इधर आए तो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सरफेस तक जाते जाते ये डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका नहीं है। तो देखिए, तो हमने ये सेल के अंदर एक छोटा सा स्फीयर मान लिया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एट r बराबर a, एट r बराबर r बराबर r, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ, बिल्कुल टच होता हुआ, इसके बिल्कुल इस सरफेस को टच होता हुआ, यहां से पास में एक क्या मान लो, गॉसियन सरफेस। इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आपका Ze है, और ये रेडियस कितनी है, r, और ये आपने मान लिया गॉसियन सरफेस माना r पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, क्योंकि Ze जितना चार्ज एनक्लोज करेगा स्फीयर में, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई q by epsilon naught अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, q by epsilon naught e dot da cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा। तो क्या बना, q by epsilon naught e da कितना हो जाएगा, 4 pi r का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हटा दो, ये समझ आ गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ से, E इज इक्वल्स टू q by 4 pi r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू कितनी है आपकी, Ze 4 pi r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एट r इज इक्वल्स टू r, वैसे डायरेक्ट में मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेल आउट, सेल या स्फीयर के कारण तो आउटसाइड क्या होती है, कि q by r का स्क्वायर ही होती है। r वो डिस्टेंस होती है जो हम पॉइंट से p पॉइंट तक जो हम कंसीडर करते हैं। तो देखो a कहीं भी नहीं आया ना इस फॉर्मूले में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ a, इस a पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू r इज, डिपेंड करेगी a पे, डिपेंड नहीं करेगी, डायरेक्टली होगी, इनवर्सली होगी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू r, न्यूक्लियस r रेडियस का है, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस मान लिया इसके पास, ठीक है, और इसके कारण इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जिस सरफेस पे निकालो या किसी पॉइंट पे निकालो, ठीक है। तो ये रेडियस r आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन a तो कहीं भी नहीं आया ना यहाँ पे। अगर आप r इज इक्वल टू r भी रखोगे तो E इज इक्वल टू Ze अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो a तो कहीं भी नहीं आया,
आपके पास ए के ऊपर कहीं भी डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन इतना समझ आया? क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ, ये हो गया होगा सबका, इक्वेशन लिख लिया ना सबने? मैं हटा देती हूँ एक बार यहां से। फिगर रख रहने दो। द वैल्यू ऑफ डी मैक्सिमम फॉर ए इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में ये आपका। द फॉर ए इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डी maximum value of rho r, the value of d, the maximum value of rho as shown in figure is, maximum value of rho r shown in figure is, shown in figure is। इसके ऑप्शन लिख लो। इसका एक ऑप्शन दे रखा है आपको 3ze by 4 pi r cube। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 3ze by pi r cube, pi r cube। ऑप्शन सी दे रखा है बेटा आपका 4ze by 3 pi r cube, 3 pi r cube। और डी ऑप्शन दे रखा है ze by 3 pi r cube, ze by 3 pi r cube। तो क्वेश्चन समझिए, कह रहा फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू 0। देखो ए 0 मतलब ए 0 का मतलब ये ए पॉइंट यहां उठ के आ गए फिगर के अंदर, ठीक है? ए पॉइंट आपका यहां से इस ओरिजिन पे आ गया। पूछ रहा है इस डी की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ डी इज, डी की वैल्यू पूछ रहा है। अरे डी यहाँ पे है ना आपके पास, तो देखो फॉर, अब सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, फॉर ए इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका? देखो ऐसे हो जाएगा ये ग्राफ। अरे ये पॉइंट यहां आ गया ना, शिफ्ट हो गया इधर से, तो ये लाइन इधर से मिल जाएगी इधर, तो ये क्या बनेगा आपका? डी पॉइंट है यहाँ पे, ये डेंसिटी रो है एफ वाई एक्सिस में आपकी, और ये आपके पास क्या हो गया? डिस्टेंस आर है, ये आपका आर हो गया। समझ आ गया? तो आप बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग डेंसिटी? तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले एक स्फीयर को कंसीडर कर लो। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपके पास एक सेल मान लिया। सॉलिड स्फीयर है, नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बनेगा ये, ठीक है? एक सेल मान लिया आपने, क्योंकि डेंसिटी आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए छोटे से एलिमेंट को मान लेंगे dq को, और उन सबको लेके टोटल के लिए क्या कर देंगे? उसका इंटीग्रेशन, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ से ये dx मान लेंगे आप लोग, यहाँ से क्या मान लेंगे आप लोग? dx, ठीक है? सेल कंसीडर कर लेंगे। सेल के लिए ये स्फीयर के अंदर जो है आपकी सेल क्या कर लोगे? कंसीडर। नंबर ऑफ सेल को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियस सॉलिड स्फीयर बनता है आपके पास। तो प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास? ई डॉट डी ए, ठीक है? तो 5 मतलब क्यू बाई क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट डी ए, ठीक है? अब देखो इसका एरिया एलिमेंट यहां कंसीडर कर रही हूं मैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास? ई डी ए, डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 पाई, इसके रेडियस सेल की क्या मान लिया आपने? x, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या बन जाएगी? 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपके पास ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकाली जाए, इस चीज को आपको यहाँ समझना है कि जो आपने ये तो निकल जाएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चार्ज कैसे निकालो? क्योंकि देखो पूरे जो आपके पास न्यूक्लियस है, इस पूरे न्यूक्लियस पे जो चार्ज जेड है, पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना आपका? जेड है। लेकिन जो सेल है उसके अंदर तो आपको चार्ज नहीं पता ना, देखो ये चार्ज तो नहीं पता। अब आपको आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मैंने आपको पीछे भी ऐसे कई क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है? तो देखो आपको इस सेल के ऊपर क्या चाहिए? चार्ज चाहिए पहले, ठीक है? बाकी देखो फ्लक्स की शायद हमें यहाँ जरूरत ना पड़े, क्योंकि टोटल चार्ज दे रखा है, तो सिर्फ उसने डी पूछा है। देखते हैं अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसको रख लेंगे। पहले अगर हम पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा चार्ज की निकालने से बात बन जाएगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। पहले चार्ज निकालती हूँ सेल के ऊपर, तो चार्ज ऑन द सेल,
चार्ज ऑन दी सेल कितना हो जाएगा आपके पास dq। और ये dq जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डेंसिटी कितनी है, रो है। अरे टोटल डेंसिटी कितनी है, रो। डेंसिटी रो क्या होती है, q बाई वी ना। तो क्या बन जाएगा q की वैल्यू dq बाई dv। तो dq की वैल्यू देखो इधर देख लो, dq क्या बन जाएगा, रो इंटू dv, रो इंटू में dv। क्लियर बेटा। तो देखो तो क्या बन गया, रो इंटू dv, इसको मैं लिख दूं रो इंटू dv। अब सेल है, सेल की रेडियस क्या मानी आपने x। तो सेल को देखो सीधा करके मैंने सेंटर ऑफ मास में भी समझाया हो आप लोग प्लस वन में आर में कि स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कैसे लिखोगे, कि जब सेल को सीधा खोल दोगे, ठीक है। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू उसका 4 पाई एक्स स्क्वायर तो क्या बना उसका एरिया इंटू dx, dx वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये सेल है, हर एक सेल अलग अलग रेडियस पे होगी, dx dx ये आपस में बढ़ते जाएगा, dx चेंज होता जाएगा, तो उसका क्या बताएगा वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या सेंटर ऑफ मास में भी बातें बड़े अच्छे समझाई हुई है कि स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख दोगे, सेल का वॉल्यूम ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो आगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब ये बन गया dq। अब देखो डी रो की वैल्यू तो नहीं पता ना, अब देखो डेंसिटी यूनिफॉर्मली होती तो मैं सीधा कह देती, अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कह देते आपके q बाई v, तो q क्या होगा, रो इंटू v। अगर चार्ज कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस क्वेश्चन में डेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है कि यहाँ तक तो a तक तो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके बाद क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। और अब ये तो a इज 0 के लिए बात कर रहे हैं, जब तो हमारे पास पूरी चेंज हो रही है डेंसिटी। जैसे जैसे डिस्टेंस से आगे जा रहे हैं स्फीयर के अंदर, जैसे सेंटर से इधर प्रोसीड करते जा रहे हैं तो डेंसिटी कम होती जा रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो कैसे करना पड़ेगा। तो देखो अब रो डेंसिटी की वैल्यू चाहिए इस वेरिएशन के लिए, तो देखो इस ये रो इसी वेरिएशन के लिए चाहिए ना रो डेंसिटी की वैल्यू आपको। अब रो को कैसे निकालेंगे, देखो तो ये इक्वेशन जो आपको किसकी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का स्लोप कैसे लिखते हैं, y = mx + c लिखते हो, लिखते हो या नहीं। अब देखो y एक्सिस पे क्या आपके पास रो, y एक्सिस पे क्या है आपका रो। किसी को नहीं भी आता तो +1 के जो लेक्चर है उसमें वीडियो लेक्चर नंबर जहां पे मैंने आप लोगों को ग्राफ समझा रखे हैं, ग्राफ थ्योरी में देख लेना, ये समझाया हुआ स्ट्रेट लाइन का पूरा कंसेप्ट। तो y रो दे रखा है आपको, स्लोप स्लोप क्या होगा, थीटा tan थीटा एंगल, तो क्या बन जाएगा d बाई आपका r, d बाई r क्या बन जाएगा आपका d बाई r। ठीक है। अब x डिस्टेंस, x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है आपकी r, और x एक्सिस के लोग क्या ले रहे हैं आप लोग यहाँ पे r ले रहे हैं इसको, ठीक है। नहीं अब ये r x को आप x से रख लो, क्योंकि आपको x माना हुआ ना उसके लिए, r पूरा r तो पूरा हो गया ना बार के लिए, सिर्फ इसके लिए तुमने x ही माना भाई। प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या आपका d, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है ना नीचे, इसलिए स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करा। स्लोप क्या लिखेंगे इसका d बाई r, ठीक है, इनटू x एक्सिस के लिए तो x को मैंने x ही लिख दिया, x इसकी रेडियस x ही मानी है ना, अभी हमने सेल की रेडियस क्या मानी है हमने, x ही मानी है। तो r तो पूरे r जो रेडियस लिखोगे तो r तो पूरे स्फीयर की हो जाएगी ना, इसलिए, ठीक है, प्लस d। अब इस रो की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो dq = रो क्या बना d बाई r इंटू x प्लस d 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। टोटल के लिए क्या कर दो बेटा इसका इंटीग्रेशन, तो dq की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से आपके पास, लिमिट लगा दो 0 to r, क्योंकि आप स्फीयर की रेडियस कितने तक चेंज हो रहा है, ये 0 से r तक, तो लिमिट लगा दोगे 0 से r। अब इसको सोल्व कर लो बस, कुछ नहीं, तो माइनस ये 4 पाई x स्क्वायर इंटू d बाई r इंटू x, ठीक है। इसके लिए इंटीग्रेशन 0 to r इंटू dx, फिर ये इसके लिए ले लो प्लस 0 to r 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx, 0 to r क्या कर दो इंटीग्रेशन इंटू d। इतना समझ आया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात कही कि a 0 पर d की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे d कैसे निकाल सकूंगी मैं, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो मैंने मान एक छोटा सा सेल कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस x है,
तो उसके ऊपर चार्ज डी क्यू मानना। अब रो भी सेम नहीं है कि मैं रो ही रख दूं कांस्टेंट है भाई, हमेशा रो चेंज हो रही है, तो रो की मैंने इस स्लोप की हेल्प से रो की वैल्यू निकाल ली कि ये डिस्टेंस के साथ ऐसे वैरी हो रही है कि रो है जो डिस्टेंस के साथ ऐसे आपकी वेरिएबल है। इसको पुट कर दो, अब टोटल कितना बनेगी रेडियस, आर बनेगी स्फीयर की, तो 0 टू आर क्या कर दोगे इसका इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन कर लो बेटा, ठीक है। अभी हटा दो, ये ऑप्शन ऑप्शन सबने लिख लिए होगे ना, अब हटा दो मैं क्वेश्चन को यहाँ से, इधर मैं सोल्व करती हूँ। देखो इंटीग्रेशन को, जब आप इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा, डी क्यू का तो इंटीग्रेशन टोटल चार्ज आ जाएगा ऑन द स्फीयर, तो क्या बन जाएगा आपका, ये इसको बाहर निकाल दो, 4 पाई डी बाई आर बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 टू आर, नीचे वाले में देखो 4 पाई डी इसमें बाहर निकाल दो, ठीक है, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बचेगा ना आपका। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 4 पाई डी बाई आर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 बाई 4, 0 टू आर लिमिट लगा दो, प्लस 4 पाई डी एक्स क्यूब बाई 3 इंटू में 0 टू आर लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे, क्या बना ये -4 पाई डी बाई आर, ये बना आर की पावर 4 बाई 4, ठीक है, प्लस 4 पाई डी, ये बना आर क्यूब बाई 3। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इधर से लिख लिया होगा सबने, हो गया। अब आगे देखो, इसको सोल्व करोगे यहाँ पे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 4 पाई डी आर माइनस इंटू आर बाई 4 है, प्लस 4 पाई डी आर क्यूब बाई 3, तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया आपका, यहां से एक 4 से 4 भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा यहां से आपका माइनस पाई डी आर क्यूब, माइनस पाई डी आर क्यूब प्लस 4 पाई डी आर क्यूब बाई 3। इसको सोल्व कर लो आगे, तो देखो पाई डी आर क्यूब, ये तो सब में बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाई 3 बचा इधर प्लस का, और ये माइनस का 1, तो पाई डी आर क्यूब एलसीएम 3, तो 4 माइनस 1, 3 बाई 3, तो क्या मिला आपको पाई डी आर क्यूब, क्या मिला पाई डी आर क्यूब मिल गया। अरे ये 4 माइनस 1 क्या बचेगा 3, 3 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया, तो क्या मिला आपका 4 पाई डी आर क्यूब। अब देखो टोटल चार्ज आपके पास ये हो गया होगा इधर से, अब देखो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या आपका क्यू, क्यू ऑन द स्फीयर कितना है जड़ी, 0 से r के लिए आपके पास जो स्फीयर है पूरा न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना है जड़ी, तो यानी तो जेड ई इज इक्वल टू पाई डी आर क्यू। उसने पूछा क्या है, डी ही तो पूछा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लगाएंगे जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ डी ही पूछा है उसने, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन पूछता फिर वहां चेक करती, तो डी देख लीजिए क्या बन जाएगा जेड ई बाई पाई आर क्यू, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जेड ई अपॉन में पाई आर क्यू, यही है ना जेड ई अपॉन में पाई आर क्यू। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए जेड ई बाई पाई आर क्यूब किसमें था या किसमें नहीं था। फिर से एक बार चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चंस को चेक कर लो एक बार, देखो सही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लेना कौन से ऑप्शन में आपका ये करेक्ट बैठ रहा है, देख लो एक बार फिर से ये आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे पाई डी क्यूब, तो ये कॉमन ले लिया 4 बाई 3 माइनस 1, तो 4 बाई 3 अरे ओके भाई ये मान मिस्टेक हो रही है, ये -3 आएगा यहाँ पे, तो ये 1/3 और आ जाएगा नीचे, शायद 3 आना था आंसर में भी, शायद 3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 इधर जाकर आंसर में इधर 3 आ जाएगा, ये चेक कर लेना बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन में देख लेना, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था आपका, इजी सा क्वेश्चन था, अच्छा था। अगला एक क्वेश्चन और देखो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हो गया होगा ये सबका ना सब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं आपसे द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस is generally observed to
टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। कब होगा ऐसा? ऑप्शन दे रखा है आपको, ए ऑप्शन में दे रखा है आपको ए बराबर 0, ए बराबर 0, ए बराबर r/2, सी बराबर ए बराबर r, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 2r/3। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व्ड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। देखो हमने न्यूक्लियस मतलब स्फीयर के अंदर सॉलिड और नॉन मैग्नेटिक स्फीयर था, तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इसके अंदर, तो इसके अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? k/r/r3 या r/3 यही आई थी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, पिछले वीडियो लेक्चर में जाओ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। वो यही कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर इज यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट इज जनरली ऑब्जेक्ट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन r। देखो रेडियस r पे वो डिपेंड कर रही है कब, लेकिन देखो वहां जब हमने इसको सोल्व करा है सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये केस कब था आपका? दिस इज द केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड when uniform charge density, जब डेंसिटी कैसी आपकी यूनिफॉर्म है, जब डेंसिटी कैसी आपकी यूनिफॉर्म है, तब हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपकी आर के। अब जो ये क्वेश्चन जो इसने दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि ये आपके पास ये था, जो पहला ए की क्वेश्चन के 3 पार्ट करवाए, पहले 2 डिस्कस कर चुकी हूँ, इसी पहला जो क्वेश्चन लिखाया आपको वही कि इसके अंदर ये इधर रो आर दे रखा है और ये आपके पास यहाँ पे क्या है? ए है। तो देखो ये कुछ इस तरह का वेरिएशन है, यहाँ पे ये आपका क्या था? ए था और ये आपका आर था, ठीक है, इस तरीके से ये आपका आर है, ये डी था। तो बताइए यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है आपका? क्या यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ शो कर रहा है इस सिचुएशन में? तो हमें ये देखना है इससे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। कब होगा? जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म, डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तब देखो क्या A = 0 पे ऐसा हो रहा है? अगर मैं A को इधर लिया हूं, अगर मैं इस सिचुएशन को बात करूं A = 0, इधर देखो सॉल्यूशन, अगर मैं पहले ऑप्शन A को चेक करूं, A बराबर 0, A बराबर 0 पे ग्राफ ये आ जाएगा आपका। A बराबर 0 पे ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा या नहीं होगा? बोलो ये बात। तो ये रेडियस r बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में जाइए। बी में कह रहा है A = r/2, रेडियस r/2 का मतलब क्या बनेगा आपके पास कि आपके पास यहाँ तक ये r है, तो किसी पॉइंट यहाँ से कई बात कर रहा होगा वो, ठीक है। तो A = r/2 में ग्राफ यही रहेगा आपके पास। A = यहाँ पे ये है A है, A की वैल्यू r/2 हो गई, तो सिचुएशन रेडियस में यही रहेगा मिड पॉइंट तक यूनिफॉर्म, क्योंकि A डिस्टेंस तक ही कहीं पे क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो A बराबर r, जब A की वैल्यू क्या है? r के बराबर, मतलब A बराबर r, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसका मतलब क्या है? इसके लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा। पहले तो क्वेश्चन को समझना बेटा, इस केस के लिए अगर जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा, मतलब कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही, डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही। अब ऐसा ग्राफ कौन से केस में बन सकता है? जब A बराबर r की बात करूं, जब मैं r बराबर हो गए किसके? A के, मतलब मैंने कहा कि r बराबर हो गया किसके? आपका A के, तो मतलब कि आपके पास ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। व्हेन, तो अब लिख देना व्हेन A बराबर r, जब r बराबर है किसके? A के, तब आपके जब मतलब ये r पॉइंट उठ के यहाँ आ गया,
आर पॉइंट उठ के यहां आ गया तो इसको हटा देंगे, इस वाले को, ठीक है। तो डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ए बराबर आर तक कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन, देखो थोड़ा समझने का है, मुझे मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वो कब होती है, जब डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस तरीके से होता है कि मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही। डेंसिटी क्या कांस्टेंट है, वो आपके पास डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही। तो वो कह रहा है कि ऐसा यहां पे कब होगा, ऐसा इस केस में कब हो रहा है, ये सिचुएशन इस केस में कब आएगी। तो अगर मैं a बराबर 0 ले लूं तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, a बराबर r/2 पे ये वाला ग्राफ रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं a बराबर r, मतलब कि जो ये r पॉइंट था इस वाले केस का, ये उठ के इधर आ गया, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा रो r। तो मतलब a बराबर r पे डेंसिटी क्या है, r बराबर a तक, यहां तक, जब ये डिस्टेंस r बराबर a है तब तक जो है ये डिस्टेंस जो है a जब r के बराबर है उस सिचुएशन तक डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका यूनिफॉर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। समझ आई मेरी बात सबको या नहीं आई, देखो एक बार फटाफट क्वेश्चन को जल्दी से, फिर और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हो गया क्लियर? फिर से देखो एक बार क्वेश्चन, a बराबर 0 पे ये ग्राफ बनेगा, a बराबर r/2 पे ग्राफ ये बनेगा, मतलब a बराबर r/2 मतलब r/2 यहाँ है और ये आपका r है, तो ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे अब आपका। तो ये तो वेरिएशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन a बराबर r पे जब r बराबर a हो गया तो वेरिएशन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। जब r और a एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब r a के पॉइंट पे आ जाएगा तो वेरिएशन इस तरीके का शो करेगा। उसने इस क्वेश्चन में इसी टाइप की बात करी, कंसेप्चुअल पॉइंट था और कुछ नहीं था, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बस ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट होती है r पे, कब होती है, जब डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और इस ग्राफ में डेंसिटी कब कांस्टेंट है, किस डिस्टेंस तक कांस्टेंट है, डेंसिटी किस डिस्टेंस तक कांस्टेंट है, हमें सिर्फ इसकी ही बात करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, एन इनफाइनाइट क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देती हूँ पूरा क्वेश्चन, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of charge per unit length lambda lies parallel to y axis in the yz plane at z is equals to √3/2a, seen in the figure. See figure. If the magnitude of the flux of the electric field, if the magnitude of the electric flux if the magnitude of the electric flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the XY plane with its center at the origin is
लैम्डा एल एन एप्सिलॉन नोट, where epsilon नोट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देन द एन इज। एन आपसे पूछा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से पढ़ लीजिए। आपके पास ए लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा पैरेलल टू y एक्सिस इन द yz प्लेन एट z इज इक्वल टू √3/2। फिगर दे रखी, फिगर अभी बना देती हूँ, एक बार इसको हटाना पड़ेगा, बड़ा सा फिगर बनेगा नहीं यहाँ पे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda l and epsilon। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो आपके वैल्यू इतनी दे रखी है उसको, तो पूछ रहा है कि इस n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एक बार हटा दो इसको, मैं एक बार n पूछा आपसे, तो एक बार मैं फिगर बना देती हूँ क्वेश्चन की। फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, ये लाइन है, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास z एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है जिसकी डेंसिटी कितनी आपकी लैम्डा दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखी है इस तरीके से, ये आपकी एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ZX प्लेन में, ZX प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दे रखा है वो लैम्डा n बाय एप्सिलॉन कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द, ये डिस्टेंस a दे रखी है आपकी, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है उसने ये दे रखी है आपकी l। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स फाई क्या होगा आपके पास, E डॉट A। देखो पहले इसमें देखो ये लाइन चार्ज है ना, देखो ये लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी क्या है लैम्डा। बहुत छोटा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन में लाइन चार्जर वो कह रहा है कि जो ZX प्लेन है ना, ZX प्लेन में जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, लैम्डा l बाई n एप्सिलॉन नोट, लैम्डा l बाई n एप्सिलॉन, जो ZX प्लेन में जो रेक्टेंगल है। तो कह रहा है रेक्टेंगल में से ZX प्लेन में कितना फ्लक्स पास होगा, ZX प्लेन में कितना फ्लक्स पास होगा। तो n की वैल्यू पूछ रहा है, ये दे रखा है ZX में, और इस n की वैल्यू आपसे पूछी। क्वेश्चन समझे, बहुत इजी, पहले क्वेश्चन समझ लो, आंसर इजी है। एक लाइन चार्ज है, तो देखो लाइन चार्ज है, तो देखो इसका मैं ऐसे बनाऊं, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। तो लाइन चार्ज के कारण जो सिमेट्री बनती है गॉसियन सरफेस की अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो ये सिमेट्री बनेगी ऐसे। देखो बोलो मेरी बात समझ आया या नहीं आया, ये समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है आपके पास, फिर लाइन ऐसे जाती है। तो लाइन चार्ज के कारण इस पूरे सरफेस में ऐसे एक सरफेस ऐसे बनेगा, एक आपके पास गॉसियन सरफेस ये बनेगा। तो दैट इज योर गॉसियन सरफेस बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। अब ये फील्ड लाइंस देखो, ये आपके पास सिलेंडर है, लाइन जा रही है, ये रेक्टेंगल है, तो ऐसे इसमें से ऐसे ऐसे इस तरीके से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। इस तरीके से इधर आपकी ये फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी इसमें से। तो बताइए जो n है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कर लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं, इजी सा पॉइंट ही हटा दूं मैं यहाँ से, इसको मैं थोड़ा ऐसे अलग से निकाल लेती हूँ। देखो ये आपके पास लाइन चार्ज है, ये आपके पास यहां से ओरिजिन से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस दे रहा है आपसे वो कितनी दे रहा है, √3/2 a दे रहा है। सेंटर से ये जो डिस्टेंस उसने अज्यूम करी है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, √3/2 a। ठीक है, ये √3/2 a, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है उसने रेक्टेंगल, ये क्या दे रखा है आपको, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा। तो देखो जो XY प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है। XY प्लेन में से जो फ्लक्स दे रखा है वो इतना दे रखा है। तो देखो ये जो फ्लक्स है ये पूरा रोटेशन, इसमें से ऐसे फ्लक्स जा रहा है, देखो ऐसे, ये लाइन है ऊपर, देखो ये लाइन है, और ऊपर ऐसे ऐसे फ्लक्स इसमें से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो देखो
प्लेन में से जो इधर फ्लक्स जा रहा है वो कितना जा रहा है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा एंगल रेक्टेंगल कितना बना, 360 डिग्री। ठीक है, अब एक सरफेस से निकाल लेते हैं, बाकी सारा ऐसा ही हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं थोड़ा इसको अलग से बनाती हूँ, थोड़ा फिगर को समझो। फिगर देखिए, इधर भी देखो थोड़ा ऐसा ही हो गया ये। मैं एक बार इसको ऐसे इधर बना देती हूँ। ये लाइन चार्ज है, ये आपके पास, मैं ऐसे बना दी, ये दे दिया आपको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, यहां से ये आपकी रेक्टेंगल दे रखी है उसने, इधर से ये आपको रेक्टेंगल दे रखी। ठीक है, ये रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, ऐसे ये रेक्टेंगल दे रखे हैं। तो देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से इसके सरफेस पे निकाल लेते हैं, इसके एक सरफेस पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो गोजिन सरफेस बनेगा। तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, तो सेंटर से ये सेंटर वाली जो ये डिस्टेंस सेंटर से ये कितनी दे रखी है, √3/2a। तो ये डिस्टेंस √3/2a हो जाएगी। देखो ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, √3/2a। ये पूरी a है, तो ये a/2 इधर हो जाएगी, a/2 इधर हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इतने सरफेस में से ऐसे कितना पास हो रहा है। तो ये गोजिन सरफेस बनेगा ना, देखो इस सरफेस पे इधर, तो ये फिल लाइंस यहां से कितनी पास हो रही है, इधर देखो, देखो ये बनाया नहीं बना गोजिन सरफेस, इधर इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। देखो इधर यही तो बन रही है ना आपकी रेक्टेंगल, यही इधर से इस सरफेस से गोजिन सरफेस बनेगा एक बार इधर ऐसे, तो ऐसे तो फ्लक्स पास होगा इस क्यूब में से ऊपर से। तो यहां से हम फ्लक्स क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख लेंगे जितना एंगल इधर बनाएगा उतना एंगल इधर बनाएगा, तो एक साइड से हम क्या कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये जो इस साइड वाला फिगर था मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये देखो बेटा, ये रूट, इसको नाम दे देती हूँ मैं a, इसको b, ये c, ये d। ठीक है, इसको नाम मैं p दे देती हूँ, इसको मैं m नाम दे देती हूँ। तो देखो इन ट्राइंगल, इन ये एंगल देखते हैं कितना बना, इन ट्राइंगल MPA, इन ट्राइंगल MPA में देखो MP पाई AP क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बनेगा। ये मान लिया एंगल थीटा, मुझे नहीं पता कितना है पर थीटा एंगल मान लिया। तो देखिए, तो MP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, MP √3/2a, और AP कितना, a/2, a/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a से tan थीटा। tan थीटा कितने के बराबर है, √3 के, और √3 का हो जाता है जो थीटा कितना, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो आपका, 60 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री बना, तो ये कितना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बना, 30 डिग्री। सिमिलरली ये भी कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना बना आपका, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है ये फ्लक्स, 60 डिग्री। इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और सारी हम इस सरफेस से निकाल लेते हैं यहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो 360 में तो कितना निकल रहा था, बस हमें 60 डिग्री पे पता लग गया कि 60 डिग्री से कितना फ्लक्स वहां पे वो पास होगा। तो देखो 360 डिग्री फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगल TH। इसी तरह इधर भी 60 डिग्री बनाएगा इस सरफेस से जो, अरे ये देखो मैं थोड़ा बिगाड़ना नहीं चाह रही फिगर को, पर क्लियर देखो, ये इधर से एक गॉसियन सरफेस बनाएगा ऐसे, अरे ऐसे ही तो बनेगा वो, अरे भाई ऐसे ही तो बन जाएगा ये। इसी तरह ये ऐसे बन जाएगा, तो बनेगा तो बराबर ही ना। तो इधर से 60 बनाएगा तो इधर से भी इतना ही बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगल, फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगल एट 360 डिग्री कितना है, लैम्डा L/n एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 360 डिग्री के ऊपर फ्लक्स कितना पास हो रहा है, लैम्डा n/एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कितने पे निकालना है, एट द 60 डिग्री। तो देखो मैं सीधा लिखूं इधर, एट 360 डिग्री फ्लक्स कितना आया, लैम्डा L/n एप्सिलॉन नॉट। तो 1 डिग्री पे कितना आ जाएगा, लैम्डा L/n
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितने में पूछ रहा है 60 डिग्री। अब इसके ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है फ्लक्स 60 डिग्री, तो एट 60 डिग्री कितना बन जाएगा लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट इंटू 60 डिग्री, कितना बन जाएगा लैम्डा एल एन एप्सिलॉन नॉट इंटू 360 डिग्री। तो ये बन जाएगा, ये 360 यहाँ नीचे आ जाएगा 1 पे, कितना आ जाएगा ये 360, ये कितना आ गया 6। तो लैम्डा एल इंटू एन एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह कितना है 6, तो 360 डिग्री पे पूरे पे कितना है लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे फ्लक्स पासिंग फाई कूलम्ब लो, फाई क्या बनेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी क्यू की वैल्यू क्या लिख दोगे लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एन को मत लिखो अभी थोड़ी देर के लिए। तो पूरे 360 पे कितना जाएगा, पूरे पे चार्ज कितने, पूरे का चार्ज क्यू ही है ना, इसका लाइन चार्ज का टोटल चार्ज कितना है क्यू। तो देखो 360 डिग्री पे कितना निकल रहा है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 डिग्री पे कितना निकला, कितना 60 डिग्री पे कितना निकल जाएगा 60 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो आप कर भी सकते हो ऐसे कि 360 डिग्री पे आपके पास टोटल कितना निकल रहा था लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर हो गया किसके लैम्डा एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के। तो एन बराबर हो गया किसके 6 के। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 6। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का था कि एक लाइन है, ऐसे लाइन बना रखी है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के एक्स वाई प्लेन से लैम्डा एल, इस प्लेन से देखो, इस प्लेन से एक्स वाई प्लेन यही है, इससे फ्लक्स निकल रहा है लैम्डा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरे क्यूब से तो ऐसे फ्लक्स आ रहा है, ये ऊपर से ऐसा फ्लक्स आ रहा है, ये लैम्डा एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कितने डिग्री के एंगल से निकल रहा है, क्योंकि पूरा रेक्टेंगल कितना एंगल बना सकता है 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए इतना, तो 60 डिग्री के लिए कितना बन गया 1/6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आपकी 1/6। फिर कंपेयर कर लो 360 वाले को इससे, ठीक है। तो कितना फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से, यहाँ से xy प्लेन से लैम्डा l बाई l 6 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा l बाई 6 एप्सिलॉन। समझ आया क्वेश्चन, देखो एक बार फटाफट चेक कर लो, नहीं समझ आया तो मेरे को फिर बताओ एक बार। हो गया, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन से कितना, सिलेंड्रिकल पोर्शन से कितना फ्लक्स पास होगा लैम्डा l बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल कितना पास हो रहा है लैम्डा n बाई, तो n की वैल्यू कितनी, सिर्फ सिलेंडर से निकालना, टोटल तो कितना निकलना था लैम्डा l बाई n एप्सिलॉन। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की इतना ही दे रखा है xy प्लेन में, इन दोनों को बराबर रख दो तो कितना आ जाएगा आपका ये 6 पे आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में सबसे कि इस प्लेन से कितना निकलेगा n की वैल्यू ये 6 के लिए, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देखिए फटाफट जल्दी से। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिफाइड सोप बबल। देखो ये टॉपिक नहीं है, कोई भी एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक एक सोप बबल है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया, देन इट्स रेडियस इंक्रीज डिक्रीज चेंज फ्लक्चुएट अनफ्लक्चुएट, ठीक है। तो पहले मैं इस कंसेप्ट को डिस्कस करती हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन को करवाती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो सोप बबल है, अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट वहां पे पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफाइड सोप बबल, तो इसके लिए वो कितनी रेडियस चेंज होगी या नहीं होगी वो हम देखते हैं। तो देखो, जो कोई सोप बबल है उसको चार्ज करते हैं, तो कोई भी सोप बबल है उसके ऊपर एक्सेस ऑफ प्रेशर, हमने 7th यूनिट में पढ़ा है, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द सोप बबल कितना होता है आपके पास 40/R, ठीक है। और प्रेशर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज हमने मैकेनिकल फोर्स में निकाला है कि एक सरफेस के ऊपर मैकेनिकल फोर्स कितना लग सकता है किसी बॉडी के ऊपर, कितना होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले वीडियो में देख लेना मैकेनिकल फोर्स ऑन द सिस्टम, उसमें निकलवा रखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, जिसमें मैंने करवाया था एक बॉडी है उसका स्मॉल पार्ट कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से ए बी पार्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी, यहाँ पे भी कितनी थी E2, नीचे ये E1 और नीचे वाले सरफेस के कारण इस पॉइंट Q पे कितनी हो गई थी E2। तो यहाँ पे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी स्मॉल कट के पार्ट के कारण, और क्या निकाला था फोर्स और प्रेशर और एनर्जी। तो वहीं पे जो प्रेशर की वैल्यू आई थी कितनी आई थी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज बबल है तो उसकी सिग्मा सिग्मा क्या लिख सकते हैं Q बाई 4πr का स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ रख दो, सिग्मा की जगह यहाँ रखोगे वैल्यू तो ये बन जाएगा, तो P कितना आ गया ये आ गया, ठीक है। और एक्सेस ऑफ चार्ज के कारण जब हमने उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक
चार्ज के कारण क्या हो गया, वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगता है वो सोप बबल पे इनवर्ड लग रहा था, इसके कारण जो सोप बबल पे फोर्स प्रेशर लग रहा है वो किधर लग रहा है, इनवर्ड। एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द सोप बबल किधर होता है, इनवर्ड, ये हमने 7th यूनिट में पढ़ा है। और चार्ज के कारण प्रेशर किधर लगा, आउटवर्ड। नेट एक्सेस ऑफ प्रेशर, चार्ज के कारण आउटवर्ड जो प्रेशर लगा चेंज होके, वो प्रेशर कितना लगा ये, तो नेट चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, 40/R माइनस दिस फैक्टर, इस फैक्टर को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। देखो नेट टेंशन क्या होगी, डिक्रीज, टेंशन में से कुछ घट गया, टेंशन मतलब खिंचाव, टेंशन में से कुछ वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो कम हो गई तो सरफेस टेंशन क्या होगी, डिक्रीज, सरफेस टेंशन क्या होगी बबल की, डिक्रीज। और जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो फैलेगा, सरफेस टेंशन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और जैसे ही सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जब फोर्स कम होगा तो क्या होगी, चीज फैलेगी, फोर्स जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को किसी फोर्स से पकड़े हुए हैं तो रेडियस क्या है, कम है, तो जब सरफेस टेंशन मतलब फोर्स घटेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मान लिया ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि जब कोई सोप बबल है उसके चार्ज करते हैं तो उसके रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। अब आगे क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि कितनी रेडियस से वो इफेक्टेड होगा, कितनी रेडियस से वो चेंज होगा। तो ये जो सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं, ये कब मान के चल रहे हैं, अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, दिस सिचुएशन इज कंसिडर अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो P वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर है क्यूब इंटू कांस्टेंट के। देखो 4/3 पाई आर क्यूब भी क्या आपके यहाँ पे 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में मिलके कांस्टेंट ही बन जाएगा, जैसे ये k डैश है तो ये k कांस्टेंट हो गया, तो P क्या होगा k/r क्यूब। तो चेंज इन प्रेशर निकाल लेते हैं dp/dr, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यह है k/r4। देखो k/r क्यूब को क्या लिख सकते हो, P, तो ये क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3p/r, ठीक है। अब dr रेडियस, dr क्या बता रही है कि कितनी रेडियस से वो चेंज होगा, dr क्या बता रहा है कि बबल की रेडियस कितनी चेंज होगी, यहाँ तो ये पता है कि रेडियस चेंज हो जाएगी ऊपर वाले कंसेप्ट से, तो अब ये dr फैक्टर क्या बता रहा है कि वो कितनी रेडियस चेंज हो जाएगी, ठीक है, इनटू dp। और इलेक्ट्रिफाइड चार्ज बबल के कारण कितना प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना लगता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर ड्यू टू द चार्जिंग कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर ड्यू टू द चार्जिंग तो इतना लग रहा है ना, तो इस प्रेशर की वैल्यू dp की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इतनी रेडियस से जो है वो 100 बबल आपका चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, इतना बड़ा फॉर्मूला हो सकता है ना भी दे, पर वो बस इसके इनवर्सली डायरेक्टली वो सब चीजें वहां पे डिस्कस कर सकता है कि रेडियस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है आपके पास ठीक है। देखो रेडियस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो जब चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिफाइड चार्ज देंगे, फोर्स देंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया क्वेश्चन, एक बार फटाफट देखो, क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गया, फिर से समझ लो। एक सोप बबल है, उसको इलेक्ट्रिफाइड करा गया, मतलब उसको चार्ज दिया गया, तो पूछा है क्वेश्चन में उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि सोप बबल पे एक्सेस ऑफ प्रेशर हमने 7th यूनिट में पढ़ा है +1 में, कितना लगता है 40/r, T क्या है टेंशन, R क्या है रेडियस, तो P क्या होता है एक्सेस ऑफ प्रेशर हमने निकाला है पीछे σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू ये होगी, चार्ज की वैल्यू कितना चार्ज दिया, तो सिग्मा को चार्ज की फॉर्म में लिख लेते हैं प्रेशर की। तो ये जो प्रेशर है एक्सेस ऑफ प्रेशर, ये किसके कारण है, चार्जिंग के कारण, ये एक्सेस ऑफ प्रेशर चार्जिंग के कारण, और चार्जिंग के कारण प्रेशर आउटवर्ड होगा और टेंशन के कारण प्रेशर इनवर्ड होगा, इन दोनों को चेंज घटा लेंगे, तो ये हमारे पास नेट प्रेशर ये आ गया P डबल, ठीक है। ये प्रेशर क्या कर रहा है कि टेंशन में से कुछ घट गया, मतलब टेंशन कम हो गई, टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स कम हो गया तो रेडियस चेंज हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। पीवी का अब हमने ये, अब क्वेश्चन में अगली बार हो सकता है, ये पूछा नहीं हुआ, अब इसमें पूछ सकता है आपसे कि ये क्वेश्चन कि कितनी रेडियस चेंज होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो, तो dr का चेंज, dr क्या होता है चेंज इन रेडियस, dr क्या होता है चेंज इन रेडियस, और ये सारी कंडीशन कब है, अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कि टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं हो रहा, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ से k/r क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो उधर एक कांस्टेंट में कांस्टेंट ही बन जाएगा। r के रिस्पेक्ट में प्रेशर के साथ क्या होगा, रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या मिला 3p/r,
तो क्या बन जाएगा 3r, dr की वैल्यू यहाँ से ये, इसे जो इलेक्ट्रिफाइड एक्सेस ऑफ प्रेशर चार्जिंग के कारण ये लग रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इन फैक्टर के कारण कितनी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्सेस ऑफ प्रेशर दोनों के कारण नेट था, ठीक है, तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर आपका के पास कितना यहाँ पे चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिफाइड के कारण, ये कब निकला कि चार्जिंग के कारण, ये कब निकला है चार्जिंग के कारण, ये dr कब निकली है कि चार्जिंग के कारण कितना रेडियस आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपका आईआईटी में, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ए सोप बबल गिवन ए नेगेटिव चार्ज, ए सोप बबल, AIEEE में आया क्वेश्चन ऐसा दी, ए सोप बबल is given a negative charge, is given a negative charge, then radius, ऑप्शन ए में दे रखा है इंक्रीज, इंक्रीज, ऑप्शन बी दे रखा है डिक्रीज, ऑप्शन सी दे रखा है नो चेंज, ऑप्शन डी दे रखा है आपको फ्लक्चुएट, कि वो फ्लक्चुएट करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी मैंने समझाया कि इलेक्ट्रिफाइड सोप बबल की रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। समझ आया क्वेश्चन कि आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्लियर हो गया सबको आई थिंक? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है भाई आपका, देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, there is a uniform cylinder where is uniformly charge is distributed, एक कैविटी, इसके अंदर देखा ऐसे सिलेंडर था, ये ऐसे देखे समझिए, इसके ऊपर पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्फीयर कट कर लिया यहाँ से, एक स्फीयर r/2 रेडियस का क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। तो पूछ रहा है, दे रखा है क्वेश्चन इसमें, the sphere, there is a spherical cavity having the radius r/2, there is a spherical cavity having the radius r/2, रो क्या डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिफाइड एट द पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P दे रखा है उसने क्वेश्चन में, वो कह रहा है इलेक्ट्रिफाइड एट द पॉइंट P कितनी है, 23 PR16K ε0। तो बताइए इस K की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास फ्लक्स रेक्टेंगल में से पास होने के कारण कितनी है, लैम्डा L/n ε0, ठीक है। तो आपके पास उस सरफेस से XY सरफेस से आपको निकालनी थी कितनी पास होनी है, और XY से दे रखी कितनी थी, लैम्डा L/n ε0, तो n पूछ रहा था वहां पे, तो इस क्वेश्चन में वही K पूछ लिया अब आपसे, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, इस P पॉइंट के ऊपर आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P निकालनी है आपको, सिलेंडर के कारण, और सिलेंडर के कारण पूरे सिलेंडर के कारण तो सीधा सा इजीली से निकाल देते जैसे हमने पीछे डेरिवेशन में करा था, लेकिन इसमें से r/2 रेडियस का स्फीयर निकाल दिया, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो पूरे सिलेंडर की निकाल ले पहले हम लोग, किसकी निकाल ले, कंप्लीट सिलेंडर की, और उसमें से स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दे, पूरे सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, और उसमें से हम लोग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें किसकी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द P पॉइंट मिल जाएगी दोनों सिस्टम के कारण, ठीक है, क्योंकि स्फीयर तो बाहर निकाल दिया ना उसमें से, जैसे मैं कोई पूरा सिलेंडर है उसमें से छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, तो अब बताइए सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो क्या करेंगे, पूरे का निकाल के जो स्फीयर निकाला उसका निकाल दो, दोनों को घटा दो, तो वही तो करेंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सिलेंडर, सी मतलब सिलेंडर माइनस स्फीयर, ये सिलेंडर को बता रहा आपका, तो क्या बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सिलेंडर निकालते पहले, तो फ्लक्स गोज लॉ के अकॉर्डिंग E.dAQ/ε0, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे सिलेंडर के कारण गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस, P पॉइंट पे क्या मान लोगे, गॉसियन सरफेस मान लोगे। इस गॉसियन सरफेस में तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी, इधर भी ऐसे ही होगी, यही तो होगी ना, ठीक है। तो क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2πrl, तो देखो यहाँ से ये जो रेडी P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी 2r, तो r की जगह क्या ले लोगे यहाँ पे 2r, ठीक है, इनटू Q इनसाइड, तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, चार्ज कितना अनक्लोज है, Q चार्ज की वैल्यू डेंसिटी की फॉर्म में क्या डेंसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी, πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, h की जगह लेंथ का गॉसियन सरफेस मान लिया आपने, πr²l इनटू रो, πr²l इनटू
रो। ठीक है, तो यहाँ से आप काट लो, यहाँ से कुछ कटता हो काट दो, E इंटू 4πr, ये 2 इंटू 4 बन गया, ये यहाँ रख दिया, तो इसी कितना आ गया रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब स्फीयर के कारण निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, ये एक स्फीयर होता है आपके पास, और इस स्फीयर के कारण आउटसाइड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, kq बाई r स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखो इसके सरफेस पे तो इधर चार्ज है ना, स्फीयर के सारे, इस स्फीयर पे सारे पे चार्ज है ना, इधर सारे पे, कैविटी जो कट करी है अंदर से सारे पे चार्ज है सरफेस पे, तो इस पे कितना चार्ज, इस कैविटी के ऊपर सारे पे चार्ज कितना है, q डैश कितना है आपके पास, वो चार्ज निकालना आपको। तो कैसे निकालेंगे कि पूरे वॉल्यूम पे कितना है, तो kq डैश क्या बन जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। r कितनी है इस स्फीयर की रेडियस, r/2 कितनी है रेडियस, kq डैश बाई r स्क्वायर है, q डैश की वैल्यू रो इनटू 4, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया कि डेंसिटी जो सरफेस के साथ चेंज हो रही है तो dq एलिमेंट मानेंगे, और जितनी रेडियस के लिए करना उसके लिए इंटीग्रेशन करके पहले q निकालेंगे फिर सोल्व करेंगे आगे, जैसे क्वेश्चन में सिचुएशन है। ठीक है, जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग, फ्लक्स पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, डी पूछा, क्या भी पूछा है, तो रो इनटू दिस पुट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्फीयर इतनी आ जाएगी, सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो ये आया 96, लेकिन यहाँ पे रखा 16 इंटू के, तो k की जगह 96 कब आ जाए, जब k की जगह क्या आ जाए 6 और आ जाए, k की जगह क्या आ जाए आपका 6 और आ जाए, तो 16 इंटू 16। क्लियर हो गया आई थिंक सभी को ये पॉइंट। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।